हमारा क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कैश बजट में हम ये परचेज वाली पॉइंट, ग्रॉस प्रॉफिट वाली पॉइंट पे पहुंचे थे। द कंपनी है द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 20%। तो जो ये अक्टूबर से लेकर जुलाई तक की सेल दी हुई है उन सब में से हम 20% ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे। बाकी जो 80% बचेगा वो हमारा परचेज होगा। तो मैंने एक वर्किंग नोट स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। ये हमारा टोटल सेल्स लिखा था मैंने, अक्टूबर से लेकर जुलाई तक का ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिखा है। अब हर एक महीने में 20% ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो मल्टीप्लाई बाय 20/100। तो बाकी 80%, आप ऐसे भी बोल सकते हो बाकी 80% परचेज होगा, या आप इस सेल्स में दे ये जीपी माइनस कर दो तो भी 80% आ जाएगा, या तो सेल्स माइनस जीपी कर दो तो भी परचेज आ जाएगा, या डायरेक्टली सेल्स का 80% कर दो तो भी परचेज आ जाएगा। माइनस करोगे तो भी चलेगा, 80% निकालोगे तो भी चलेगा। मैं माइनस कर देता हूँ, 3,60,000 माइनस 72,000 तो हमारा परचेज आ गया 2,88,000। 3,60,000 माइनस 72,000 तो परचेज है 2,88,000। अब मैं सीधा सारे महीनों में कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो मेरा सीधा ही आंसर 1 सेकंड में आ गया। बट आप लोगों को तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेटर लेके। अब परचेज की पॉइंट क्या दी हुई है, मतलब क्रेडिट पीरियड। तो हमारी पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 यहां तक सॉल्व हो गया। अभी पॉइंट नंबर 5, ये नेसेसरी गुड्स फॉर एंटिसिपेटेड सेल्स ऑफ ईच मंथ आर परचेज्ड एंड पेड इन द प्रीसीडिंग मंथ। परचेज्ड एंड पेड इन द प्रीसीडिंग मंथ। अब सुनो, परचेज्ड एंड पेड इन द प्रीसीडिंग मंथ का मतलब क्या है कि जो मेरे को फरवरी में रॉ मटेरियल चाहिए या गुड्स चाहिए, ये फरवरी है, ये फरवरी का रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। क्योंकि मेरे को फरवरी में सेल करना है 2,40,000 का, तो उसमें से प्रॉफिट माइनस करके बाकी मेरे को 1,92,000 का रॉ मटेरियल चाहिए। ये 1,92,000 का रॉ मटेरियल चाहिए मेरे को फरवरी में माल गुड्स बेचने के लिए। तो ये मैं खरीदूंगा कब? 1 महीना पहले, मतलब जनवरी में। ये मैं 1 महीना पहले मतलब जनवरी में खरीदूंगा 1,92,000। 1,92,000 जो है, जितना मेरे को फरवरी में गुड्स बेचने हैं तो उसके सामने मेरे को गुड्स खरीदने भी तो पड़ेंगे, वो मैं खरीदूंगा जनवरी में। परचेजेदार मेड एंड पेड, परचेजेदार मेड एंड पेड इन द प्रीसीडिंग मंथ, मतलब ये मैं 1,92,000 पे करूंगा जनवरी में, फिर ये 1,92,000 में पे करूंगा फरवरी में, फिर ये 2,88,000 में पे करूंगा मार्च में, 2,40,000 अप्रैल में, 1,92,000 मई में और 2,88,000 जून में। ये हमारा परचेज की अमाउंट्स आ गई। हमको कैश बजट बनाना है जनवरी से लेकर जून तक, तो ये 6 अमाउंट्स हमारे काम किए, 192, 192, 288, 240, 192, 288, ये 6 अमाउंट्स हमारे काम किए। अब पहली अमाउंट समझ में आ जाएगी तो बाकी की 5 भी समझ में आ जाएगी। जनवरी का रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इतना है, ये मैं खरीदूंगा, सॉरी फरवरी का रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इतना है, ये मैं खरीदूंगा जनवरी में और पे भी जनवरी में करूंगा 192, 192, 288। मैं आंसर लिख रहा हूं अभी। वन 192, 288, ठीक है। और आगे क्या था? और आगे था ये वाला, ये 240, 192, 288, 240, 192, 288, 240, 192, 240, 192, 288, ये हमारा परचेज हो गया और पूरा कैश पे ही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैश परचेज। अभी मैं 2 मिनट आपको लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूं, मैं पहले पूरा एक्सप्लेन कर लूं। आगे हमारी पॉइंट नंबर 5 तक हो गया।
अब ये पॉइंट नंबर 6, द एंटिसिपेटेड सैलरी एंड वेजेस आर एज फॉलोज। सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी सैलरी एंड वेजेस का क्रेडिट पीरियड नहीं दिया हुआ है। ये 6th पॉइंट है, सैलरी एंड वेजेस। कहीं पे भी सैलरी एंड वेजेस का क्रेडिट पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो ये भी मैं पहले समझा चुका हूं एक बार कि अगर क्रेडिट पीरियड नहीं दिया हुआ हो तो जिस महीने की जो अमाउंट है उसी महीने में पेमेंट में लिख दो। एक्सपेंस है तो पे कर दो, इनकम है तो रिसीव साइड पे लिख दो। अगर क्रेडिट पीरियड नहीं दिया हुआ है तो द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम मंथ। ये थियरी वाले पेजेस में नोट कर लेना, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ रूल करके, आप लोग थियरी वाले पेजेस में नोट कर देना। मैंने पहले भी बताया एक बार, इफ द क्रेडिट पीरियड, मतलब टाइम लैग भी बोलते हैं, इफ द क्रेडिट पीरियड इज नॉट गिवन देन द ट्रांजैक्शन, मतलब रिसिप्ट और पेमेंट, शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम मंथ। मतलब अगर बताया हुआ नहीं है कि सैलरी एंड वेजेस का पैसा हमने कब पे किया, तो हम सेम मंथ में पे करेंगे, जनवरी का जनवरी में, फरवरी का फरवरी में। तो ये हमारा जनवरी 36, फरवरी 48, मार्च 60, 36, 48, 60, 36, 48, 60 सैलरी एंड वेजेस, 36, 48, 60 आगे। उसके बाद आपको दिया हुआ है 62,500, 50,000, 42,000, 62,500, 50, 42, 62,500, 50,000, 42,000, 62,500, 50,000, 42,000 डन। ये जिस महीने का सैलरी एंड वेजेस था उसी महीने में मैंने लिख दिया। अब 7th पॉइंट और 11th पॉइंट ये थोड़े टिपिकल है, ध्यान से सुनना। 7th पॉइंट पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन डिबेंचर्स ऑफ ₹6 लाख इज ड्यू एवरी क्वार्टर ऑन मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर एवरी ईयर। अब पहली बात तो यहाँ पे बच्चों को यही पता नहीं चलता है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसिप्ट में आएगा कि पेमेंट में आएगा। बेटा हम लोग एक कंपनी है, और कंपनी, अगर हम एक कंपनी है तो हमने डिबेंचर्स इश्यू किए होंगे, डिबेंचर इश्यू किए होंगे, डिबेंचर हमारी लायबिलिटी होती है, सिक्योर्ड लोन होता है, तो उस पर इंटरेस्ट हम पे करेंगे। डिबेंचर हमारा सिक्योर्ड लोन होता है, नॉन करंट लायबिलिटी, तो इस पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स है, इस पे 10% इंटरेस्ट होगा पूरे साल का 60,000। 6 लाख पे 10% इंटरेस्ट होगा 60,000 पूरे साल का। फिर हम उस पूरे साल में दे 3/12 कर देंगे तो 3 महीने का आ जाएगा, वो आ जाएगा 15,000, 15,000। तो 15,000 हम पे करेंगे मार्च में, 15,000 जून में, 15,000 सितंबर में, 15,000 दिसंबर में। क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स। ठीक है, मैं वर्किंग नोट लिख के बता रहा हूँ, वैसे कोई जरूरत नहीं है, पर मैं वर्किंग नोट लिख के समझा देता हूँ। ये वर्किंग नोट हमारा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब टोटल ये जो महीने लिखे हुए थे, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, ये एक्चुअली हर एक क्वार्टर का एंडिंग होता है। एक क्वार्टर हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, दूसरा क्वार्टर हुआ अप्रैल, मई, जून, तीसरा हुआ जुलाई, अगस्त, सितंबर, और चौथा हुआ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 4 महीने क्वेश्चन में दिए हुए। अब यहाँ पे 6 लाख रुपीस पर मल्टीप्लाई बाय 10/100
मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो 6 लाख रुपीस पर मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो 6 लाख का 10% 60,000, 60,000 इंटू 3/12, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 मतलब 60,000, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 मतलब 15,000, तो 15,000 हम पे करेंगे मार्च में, 15,000 जून में, 15,000 सितंबर में, 15,000 दिसंबर में। लेकिन इसमें से हम लोगों को कैश बजट जो बनाना है उसमें मार्च हमको बनाना है, जून हमको कैश बजट बनाना है, सितंबर और दिसंबर का कैश बजट बनाना ही नहीं है। तो ये सितंबर वाला 15,000 और दिसंबर वाला 15,000 हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम ये मार्च और जून वाला रिकॉर्ड करेंगे, मार्च वाला मार्च में, जून वाला जून में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये उसकी कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ये कैश बजट का आंसर। ये मैं महीनों के नाम दिखा दूं ऊपर से, ये जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च में 15,000 पे करेंगे। फिर ये अप्रैल मई जून, तो जून में 15,000 पे करेंगे। ये मार्च है, ये जून है, तो जनवरी में कुछ भी नहीं, फरवरी में कुछ भी नहीं, मार्च में 15,000, अप्रैल में कुछ नहीं, मई में कुछ नहीं, जून में 15,000। इस तरीके से हम लोग मार्च और जून में 15,000 पे करेंगे। यहाँ पे नाम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आपको मेरी पुरानी हैबिट याद होगी, हमेशा पहले अमाउंट्स, मैं पहले अमाउंट्स लिखता हूँ, बाद में पर्टिकुलर्स लिखता हूँ। ओके, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया। इसके बाद ये इजी है, 8 और 9 इजी है। 8 में लिखा हुआ है एडवांस पेमेंट ऑफ 60,000 इज पेड इन अप्रैल 2012। एडवांस पेमेंट ऑफ एक्चुअली टैक्स होता है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स यहाँ पे आएगा। 60,000 इन अप्रैल, अप्रैल में 60,000 पे करने को बोला है तो पे कर दो, सिंपल है। 60,000 ये अप्रैल है, ये अप्रैल है, अप्रैल में पेमेंट में 60,000, ठीक है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स बोलते हैं उसको, इन लोगों ने खाली एडवांस पेमेंट लिखा है, वो होता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। अप्रैल में बोला है तो अप्रैल में पे कर देंगे। बाकी सारे महीनों में डैश डैश हो जाएगा, सिर्फ अप्रैल में 60,000, बाकी सब जगह पे डैश डैश हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में देखते हैं और क्या है। कोई कोई ऐसे बहुत इजी होता है, कोई कोई टिपिकल होता है एडजस्टमेंट। फिर ये 9th वाला भी बहुत इजी है। अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹36,000 फॉर परचेज ऑफ, ये मेडिंग कुछ नहीं होता है, बिल्डिंग होता है। फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग इज प्लान्ड इन जून 2012। अब प्लान्ड हो, प्लान किया है तो भी लिखना है, एक्चुअल हो, बजटेड हो, फोरकास्टेड हो, एस्टिमेटेड हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो आपको सब लिखना है। प्लान्ड है तो भी लिखना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग 36,000 जून में, मतलब जून में 36,000 पे करेंगे हम। 9th पॉइंट, कितनी अमाउंट थी? 36,000 था, हाँ 36,000, 36,000 जून में पे करना है। तो ये जून, ये आखिरी महीना हमारा जून है, 36,000, बाकी सब जगह पे डैश हो जाएगा। जून में 36,000। कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख देंगे तो भी चलेगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग लिख देंगे तो भी चलेगा। 36,000 जून में पेमेंट साइड, डन। आगे फिर ये भी पॉइंट, इसके बाद वाली भी इजी है, 10th वाली। रेंट ऑफ ₹2,400 पर मंथ इज पेएबल। पेएबल हो तो भी लिखो, पे कर दिया हो तो भी लिखो, इज पेड हो तो भी लिखो, शुड बी पेड हो तो भी लिखो, सब लिख देने का। रेंट 2,400 इज पेएबल पर मंथ, तो हर महीने में रेंट 2,400। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 पेमेंट में रेंट
कितनी अमाउंट थी 2400, इसलिए मैं पहले अमाउंट लिखता हूँ, रेंट 2400, हर महीने में 2400, हर महीने में 2400 पर मंथ, 6 के 6 महीने में रेंट 2400। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन शुरू किया था, ये 11th नंबर पॉइंट, इसको मैं मिनिमम कैश बैलेंस वाली पॉइंट बोलता हूँ। ये लिखा है मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश 1,20,000। पहली 2 लाइन में पढ़ लेता हूँ बट बाकी का समझाने में टाइम लगेगा। द कंपनी हैज अ कैश बैलेंस ऑफ रुपीज 1,20,000 ऑन 31 दिसंबर 2011। अब 31 दिसंबर पे 1,20,000 क्लोजिंग बैलेंस था, ये दिसंबर का क्लोजिंग है, तो ऑब्वियसली जनवरी का ओपनिंग होगा। जनवरी 2012 हमने बनाया है कैश बजट, तो ये 1,20,000 दिसंबर का क्लोजिंग है, मतलब जनवरी का ओपनिंग होगा। तो मैं जनवरी में ओपनिंग में लिखूंगा 1,20,000, ठीक है। आगे जो ये लिखा हुआ है विच इज द मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश, आपको याद होगा मैंने बोला था इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस के बाद भी मेरे को 5-6 लाइन खाली चाहिए। एक होता है ग्रॉस क्लोजिंग बैलेंस, एक होता है नेट क्लोजिंग बैलेंस। उसमें मेरे को ये पूरा समझाना है कि मिनिमम कैश बैलेंस क्या होता है, किसी भी महीने में 1,20,000 से क्लोजिंग बैलेंस हमारा 1,20,000 से कम हो गया तो हमको क्या करना है, वो सारी पॉइंट्स इसमें है। बट पहले मैं वीडियो पॉज करूंगा, आप लोग भी पॉज करोगे, पहले जितना मैंने समझाया उतना लिख दोगे, बैलेंसिंग नहीं करना। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं, जैसे पूरा स्क्रीन पे दिखाई दे एक साथ ये कैश बजट, और जूम आउट कर देता हूं मैं। हाँ, अभी 6 महीने आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहे हो, कोई भी अमाउंट बहुत छोटी दिख रही हो तो हैंड रेस कर दो। बाकी ये 6 महीने मेरे को एक साथ एक ही स्क्रीन पे दिखाने दे, ठीक है। इतना कैश बजट और वर्किंग नोट्स लिख लो। जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे वो लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख देना, ये वर्किंग नोट्स, ये रूल, ये परचेज वाली पॉइंट, और सेल वाली पॉइंट तो कल लिखी ही होगी लास्ट वीडियो में थे। ये सेल क्रेडिट सेल का टोटल नीचे है यहाँ पे, ठीक है। तो जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख लेना। जो लोग लाइव हैं मैं उनके लिए अभी पॉज कर देता हूँ। कैश बजट में जाके रुक जाते हैं। ये कैश बजट, हाँ लिखो सब लोग, शुरू करो। तो ये सारे वर्किंग नोट्स लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग 11th नंबर पॉइंट पे पहुंचे और इसमें मिनिमम कैश बैलेंस वाली पॉइंट है, ये 11th पॉइंट। द कंपनी हैज कैश बैलेंस ऑफ रुपीज, द कंपनी हैज अ कैश बैलेंस ऑफ रुपीज 1,20,000 ऑन 31 December 2011, which is the minimum desired level of cash. Funds can be borrowed in multiples of 6,000. मतलब आप अगर आपका कैश बैलेंस 1,20,000 से कम है तो आपको लोन बोरो करना है बैंक से, लेकिन जो आप लोन बोरो करोगे दैट कैन बी बोरोड इन मल्टीपल्स ऑफ 6,000, मतलब 6,000, 12,000, 18,000, 24,000, 30,000, 36,000, ऐसा ही आप लोन ले सकते हो। ऑड अमाउंट में लोन नहीं ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर कैश बैलेंस 1,20,000 से कम आता है, फॉर एग्जाम्पल आपका किसी महीने में कैश बैलेंस आता है 1,19,000, 1,19,000, तो 1,19,000 अगर कैश बैलेंस आया तो 120 से कम है। कितना कम है? 1,000। तो आप बैंक से 1,000 रुपए का लोन नहीं ले सकते हो। आपको जो लोन लेना है वो 6,000 की टेबल में ही लेना है। जब नंबर्स के साथ बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ऑन अ मंथली बेसिस एट 10% इंटरेस्ट पर एनम, ये 6,000 मल्टीपल्स याद रखना, और 10% इंटरेस्ट पर एनम याद रखना। इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ फॉलोइंग द बोरोइंग, मतलब जिस महीने में लोन लिया उसके नेक्स्ट महीने में पहली डेट पे इंटरेस्ट पे करना है। जिस महीने में लोन लिया उसके नेक्स्ट महीने में पहली डेट पे इंटरेस्ट पे करना है। ये थोड़ा टिपिकल है और इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार आता है।
अब सुनते रहो, मैं ये सारे नोट्स यहाँ पे लिख देता हूँ. लोन कैन बी बोरोड इन मल्टीपल्स ऑफ 6,000, मतलब 6,000, 12,000, 18,000, 24,000, 30,000, 36,000, ऐसा ही हम लोन ले सकते हैं. और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, राइट? इतना लिखा हुआ है, राइट? अब पहले हम एक एक महीना करके टैली करेंगे. मैं यहाँ पे एंट्रीज बता दूं क्या होती है. सबसे पहले एक ऐड होता है लोन टेकन. अगर हमारा बैलेंस किसी भी महीने में ये ग्रॉस क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 से कम आएगा तो हम लोन बोरो करेंगे. लोन बोरोड. फिर जैसे ही हमने लोन बोरो किया जिस भी महीने में, उसके नेक्स्ट महीने की फर्स्ट डेट, अब बेटा ये कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं, नेक्स्ट महीने की फर्स्ट डेट हुआ तो नेक्स्ट महीना ही ना. नेक्स्ट महीने की फर्स्ट डेट हो या नेक्स्ट महीने की लास्ट डेट हो, हुआ तो नेक्स्ट महीना ही. हमको तो महीने से मतलब है. तो फर्स्ट डेट और लास्ट डेट हमारे काम का नहीं होता है, हमारे काम का महीना होता है. तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो जितना हम इंटरेस्ट पे करेंगे उतना हमारा कैश बैलेंस माइनस हो जाएगा. तो अगर हमारा बैलेंस 1,20,000 से कम है तो हम लोन बोरो करेंगे. 1,20,000 से ज्यादा हो तो कुछ नहीं करना है, कम नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन में लिखा हुआ था मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश इज 1,20,000. तो अगर हमारा कैश बैलेंस 1,20,000 से कम है तो हम लोन बोरो करेंगे. लोन बोरो करेंगे तो कैश आएगा. फिर नेक्स्ट मंथ की पहली डेट पे इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है? अब कभी कभी ऐसा होगा कि हमने लोन बोरो किया होगा, मान लो एक महीने में लोन बोरो किया, दूसरे महीने में उसका इंटरेस्ट भी पे कर दिया, फिर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे बच गए. अगर हमारे पास एक्स्ट्रा 1,20,000 से भी ज्यादा अगर हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा बच गया तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने लोन बोरो किया था वो रिफंड कर देंगे. लोन रीपेड या रिफंडेड, वापस पे कर देंगे. लोन हमने जो लिया था वो पे कर देंगे. अगर एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो लोन पे कर देंगे तो हमारा कैश बैलेंस हो जाएगा माइनस. ये 3 एंट्री याद रखो. ये 3 एंट्री कब आती है? जब मिनिमम कैश बैलेंस वाली पॉइंट हो तब. अब एक एक महीना करके टैली करेंगे. क्वेश्चन चेक करेंगे कोई एंट्री रह तो नहीं गई, नहीं तो सब गलत हो जाएगा. 11 नंबर पॉइंट हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5, 4, 3, 2, 1, सारी पॉइंट्स हो गई हमारी. अब पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं जैसे आपको हर एक महीना एक साथ दिखे. जनवरी में 3 अमाउंट का टोटल इक्वल टू सम फ्रॉम 1,20,000 टू 335,250. अब इन 3 अमाउंट का टोटल है 500,250. मतलब उसके अंदर 3 अमाउंट आ गई. 1,20,000 भी आ गया, 45,000 भी आ गया और 335,250 भी आ गया. ये टोटल ए है 500,250. अब पेमेंट्स का टोटल, पेमेंट्स में इक्वल टू सम फ्रॉम 1,92,000 टू 2,400. मतलब 3 अमाउंट. तो 3 अमाउंट का टोटल है 230,400. ये 3 अमाउंट का टोटल है. अब टोटल ए माइनस बी, तो टोटल ए है हमारा 500,250 माइनस टोटल बी है हमारा 230,400. तो हमारा कैश बैलेंस है 2,69,850. ये 1,20,000 से ज्यादा है तो कुछ नहीं करना, ना लोन लेना है, ना लोन रीपे करना है, ना इंटरेस्ट पे करना है, कुछ नहीं करना है. अगर ये बैलेंस 2,69,850 हमारे मिनिमम 1,20,000 से ज्यादा है तो कुछ नहीं करना है. तो लोन बोरोड भी नहीं होगा, इंटरेस्ट पेड भी नहीं होगा, लोन रिफंडेड भी नहीं होगा. अब ये जो ग्रॉस क्लोजिंग बैलेंस था 269 वही नेट आएगा. पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, ध्यान से फॉर्मूला देखना. इक्वल टू 2,69,850. अगर हमने लोन लिया है तो कैश आएगा,
तो ये ऐड किया मैंने, प्लस किया लोन बोरोड, माइनस अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो हमारा कैश माइनस हो जाएगा, माइनस अगर हम लोन का पैसा पे कर देंगे तो पैसा माइनस हो जाएगा, मतलब 269,850, फिर ऐड लोन बोरोड मतलब प्लस, माइनस इंटरेस्ट पेड और माइनस लोन रिफंडेड, बाकी बचा यहाँ पे आंसर आना चाहिए था 269,850। ओके, बट ये डैश डैश है ना, मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, 0 0 और 0। हाँ अब आ गया, वो डैश डैश की गलती थी। 269,850 सेम ही रहेगा। अब ये जो जैन का क्लोजिंग बैलेंस है, ये फरवरी का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए इक्वल टू जो जैन का क्लोजिंग बैलेंस था 269,850। ठीक है, अब तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, पहले कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये फरवरी का टोटल ए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये फरवरी का टोटल बी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे भी 1,20,000 से ज्यादा आ रहा है। अगर 1,20,000 से ज्यादा आ रहा है तो कुछ नहीं करना है बेटा, ये मीटिंग शायद आधे मिनट में खत्म हो जाएगी, तो ये पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर जितना अभी मेरे पास टाइम है अभी बता दूं। अब ना लोन लिया, ना इंटरेस्ट पे किया, ना लोन रिफंड किया, क्योंकि हमारा बैलेंस 1,20,000 से ज्यादा है, तो कुछ भी नहीं करेंगे।